हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस भाई सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस बुक को टू द पॉइंट डिकोड कर रहे हैं और ये साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उपयोगी सेशन है, खास करके वो सभी अभ्यर्थी जो साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं किसी एग्जाम्स के लिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो ये सेशन आप ही के लिए है साइंस पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है, तो ये सेशन आपके लिए है। आप यूपी टेट वाले हो, एमपी टेट 2 वाले हो, सुपर टेट वाले हो, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या फिर डी ट्रिपल एस बी जैसे किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कोई भी हो, अगर साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है तो ये सेशन आप ही के लिए है। और आज के सेशन में ये चैप्टर नंबर 15 नहीं बल्कि ये 16 है, गलती से ये 15 रह गया है, ये 16 है। 15 चैप्टर तो मैं बता चुका हूं, तो ये 16वां चैप्टर है एक्चुअली में, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 15 चैप्टर ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो जाके जरूर देखिए समय निकाल करके, अगर आपको साइंस बेहतर करना है तो। बाकी 16वें चैप्टर में ये पहला पार्ट है जिसका नाम है लाइट, प्रकाश और ऊर्जा के एक रूप में इसे भी बहुत महत्व दिया जाता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। सो दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनर्जी एंड दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ वेव। जैसे ध्वनि के बारे में हमने बात की थी ना, वैसे लाइट के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्दो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, साउंड से ही अलग है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात तो तब करेंगे जब आप एक काम कर लेंगे मेरे रिक्वेस्ट पे। काम क्या है आपका? काम क्या है? इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो पहला काम यह है कि थैंक यू ले लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो फिर भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आप करेंगे, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, चैनल सब्सक्राइब करना है। कुछ नहीं, सब्सक्राइब जहां पे लिखा है ना ऐसे प्रेस कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, चैनल का भला हो जाएगा, हम सबका भला हो जाएगा, ठीक है ना। ये जरूरी है, नंबर्स बढ़ेंगे तभी तो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे ना, है ना। और इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो जुड़ जाओ, साइड बाय साइड, है ना। तो आ जाते हैं, काम की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रकाश के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। प्रकाश जिसे हम लाइट कहते हैं, आपको पता है ये ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। और इसे हम वेव या तरंग भी कहते हैं। इस तरंग को हम रिसोर्स भी कहते हैं, या इसे सोर्स आप कह लो, चलेगा। कैसा सोर्स? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप तो जानते हैं ना, लाइट की उपलब्धता ना हो, प्रकाश की उपलब्धता ना हो, तो हम चीजों को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि वस्तुओं को देखने का अपना एक साइंस है। एक तो है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, वो लाइट खुद इमिट करते हैं, जैसे ये बल्ब है, ठीक है ना। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना, इसकी अपनी लाइट है, इसकी लाइट के कारण हम इसे देख पाते हैं। जैसे सन है ना, इसकी अपनी लाइट है। जुगनू है, इसकी अपनी लाइट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अब जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे कोई एक बुक है, टेबल है, चेयर है, इसकी अपनी लाइट तो नहीं है ना, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट तो है नहीं। देखने वाला तो इसको भी देख रहा है ना, आंख तो इसको भी देख रहा है, आंख बल्ब को भी देख रहा है, आंख सूरज को भी देख रहा है, और आंख टेबल चेयर या पुस्तक को भी देख रहा है। तो ये कैसे देख रहा है? तो ऑब्वियसली इस वस्तु को देखने के लिए कहीं ना कहीं से लाइट की जरूरत चाहिए। जैसे मान लो सनलाइट है और सनलाइट की प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रही है, किसी भी वस्तु पे पड़ सकती है,
और सनलाइट की तो बहुत सारी किरणें होती है, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, लाल रंग भी है सनलाइट में, वायलेट भी है, इंडिगो भी है, सब है। ऐसे में अगर ये 7 के 7 रंग की प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रही है तो हो सकता है कि ये वस्तु लाल रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे और बाकी को अब्सॉर्ब कर ले, 6 के 6 लाइट को अब्सॉर्ब कर ले। तो ऐसे में देखने वालों के लिए ये वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। यानी एक वस्तु के ऊपर अगर कोई लाइट आती है और उससे जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो जो लाइट रे, जिस कलर की प्रकाश की किरण वस्तु द्वारा परावर्तित होती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। लाइक दिस वन, आप देखो सनलाइट में ये जो जितने भी कलर है ये छाते के ऊपर आ रहे हैं, गिर रही है लाइट, लेकिन बाकी तो छाते ने अब्सॉर्ब कर लिया और एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड को। तो देखने वाला व्यक्ति अगर इस छाते को देख रहा है तो उसके लिए क्या है, ये रेड है। अगर कोई एक्स नाम की वस्तु है और इसके ऊपर जितनी भी लाइट गिर रही है उसमें से इसने ब्लू लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया, बाकी को ऑब्जर्व किया, तो इस वस्तु का अपीयरेंस ब्लू होगा। ऐसा हो सकता है कि जेड नाम की एक वस्तु है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज पहुंच रही है 100% ये अब्जॉर्प्शन में जा रही है, मतलब ये लाइट को ऑब्जॉर्व करे, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, नो रिफ्लेक्शन। तो ये दिखाई ही नहीं देगी, और दिखाई नहीं देना फिजिक्स में ब्लैक कहलाता है, काला कहलाता है। एक वस्तु के ऊपर कोई लाइट रेज आ रही है और वो सबको ऑब्जॉर्व कर रही है, किसी को रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो ये किसी वस्तु को दिखाई, किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही, उसको ब्लैक कहते हैं। और एक ए नाम का बॉडी है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आ रही है ना, 7 की 7 सनलाइट की मैं बात कर रहा हूं, सब लाइट रेज, ऑल रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% सबका रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारी लाइट रेज। तो फिर सभी लाइट रेज मिल करके सतरंगी लाइट रेज व्हाइट बनाती है। तो सभी लाइट रेज अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, 7 की 7 लाइट रेज, तो वस्तु व्हाइट कलर के रूप में दिखाई देती है। तो वस्तुओं को दृश्य बनाता है लाइट। ऐसा हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की अपनी लाइट हो, खुद से लाइट उत्सर्जित करे। ऐसा हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की अपनी लाइट नहीं हो, वो किसी दूसरे लाइट के प्रभाव में हमें दिखाई देती है। और वस्तुओं के दिखाई देने का रीजन है उस वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जिस रंग की लाइट रेस को वस्तु रिफ्लेक्ट करती है उसी रंग का उसका अपीयरेंस होता है। सबको रिफ्लेक्ट कर दे तो व्हाइट, और किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे तो ब्लैक। तो ये बात आप ऐसे ही याद रखिए। देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देखते हैं? हाँ, अभी सोचा ना, यस। आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को आंखों से देखते हैं, आंख तो हमारे लिए कैमरा है, एक सेंसरी अंग है, लेकिन आंखों को दिखाने के लिए जो साइंस चाहिए उसमें लाइट की अपनी उपलब्ध आवश्यकता है। तो आंखों से तो देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाएंगे? अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, आंखें तो तब भी है। इसका अर्थ है कि केवल नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। देयर आर टू कंडीशंस। The light may have been emitted by the object, then we can see the object, or may have been reflected by the object, otherwise we cannot see the object. So light is very essential. आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार सरफेस दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है और ये एकदम चमकदार है, शाइनी सरफेस है, तो इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज की ज्यादा से ज्यादा मात्रा रिफ्लेक्ट हो जाती है, दर्पण की तरह कार्य करती है। सो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देती है। जिसके ऊपर, दर्पण के ऊपर अगर लाइट आती है ना, तो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे कहीं से लाइट आ रही है, इनकमिंग लाइट, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और भी वस्तुएं करती है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी सरफेस पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? इसका क्या पैटर्न है? तो रिफ्लेक्शन का पूरा पैटर्न तो अभी डिस्कस ही करना है। तो जैसे देखो, ये मान लो दर्पण है, दर्पण मतलब मिरर है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, कुछ भी हो सकता है मान लो, या चिकनी सतह है। अब इस सतह पर कहीं से कोई लाइट आ रही है, टॉर्च की लाइट हो या सनलाइट हो, कुछ भी मान लो, ये स्रोत है, मान लेते हैं ये स्रोत है।
तो यहां से लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट, मैं एक रेज की बात कर रहा हूं, एक रे की बात कर रहा हूं, आ रही है। याद रखना कि आने वाली लाइट है, जब किसी सरफेस पे कहीं से लाइट आती है ना, देखो ये जा रही है, तो इस सरफेस के लिए तो ये आ रही है ना, हम कह रहे हैं कि यहां से जा रही है, लेकिन इस सरफेस के लिए तो ये आ रही है। तो आने वाली लाइट रेज को आपतित किरण कहते हैं। किरण, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट इनकमिंग रेज, ठीक है। जैसे ये सतह पे पहुंच रही है, आप यहां पे देखो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे पहुंची, पहुंचने के बाद अब ये यहां से बाउंस बैक होकर के आगे की तरफ चली गई। परावर्तित किरण इसको कहते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज है। इनकमिंग आपतित किरण और आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड। जैसे यहां गिरी तो ये रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे में अगर किसी सरफेस पे कोई लाइट रेज कहीं से आ रही है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइट गिरती है ना, ये वाला जो राउंड में बता रहा हूं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि आपतित वही उसी बिंदु पे लाइट हो रही है। और आपतन बिंदु पर रेफरेंस के लिए अगर कोई एक सीधी लाइन खींच दे, ये जैसे ये है आपतन बिंदु, क्योंकि यहीं पर लाइट मिलती है। यहां पे एक सीधी लाइन खींचने का मतलब कि उस सतह से 90 डिग्री का एक लाइन खींच दिया, काल्पनिक लाइन, इसको अभिलंब कहते हैं। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, ये रेफरेंस के लिए खींचा जाता है, ये नॉर्मल है। अभिलंब, अभिलंब का मतलब इस सरफेस से ये 90 डिग्री पे है, इस साइड भी 90 डिग्री पे है। तो इस अभिलंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ आने वाली किरण कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी ना, ये वाली, ये देखो, इसको कहते हैं आई, आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। आई मतलब इंसिडेंस एंगल। और ये जो नॉर्मल के साथ ये जाने वाली किरण कोण बना रहे हैं ना, इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं, आई आर। ये पूरी घटना रिफ्लेक्शन है, जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं सिंपली, ये देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई एक चिकनी सरफेस है, यहां पे कोई लाइट रेज आ रही है, आने वाली लाइट आपतित किरण, जिस पॉइंट पे आ रही है उस पे एक मैंने ऐसे सीधी रेखा ऐसे खींची, ठीक है ना, सीधा करके, ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा ना, इसको आपतन कोण कहते हैं। और इसी नॉर्मल के साथ परावर्तित किरण का जो एंगल बनेगा वो परावर्तन कोण कहलाता है। और नियम पहला ये कहता है कि कहीं भी रिफ्लेक्शन हो, ऑलवेज एंगल आई एंगल आर के बराबर है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइट गिर रही है ना, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई ही बाउंस ऑफ होगी। 30 डिग्री का आई है तो 30 डिग्री का आर, 60 डिग्री का आई है तो 60 डिग्री का आर। तो हमेशा याद ये रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये पहला नियम है परावर्तन का। इससे कई सारी इनडायरेक्ट जानकारी हमें मिल सकती है। कैसे? जैसे देखो, ये नॉर्मल है, तो हमेशा आपतन कोण क्या होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक लाइट, इनकमिंग लाइट रेज है और जिस सतह पे गिर रही है, उस सतह के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है, उस सतह के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्या यहां ये आई 30 डिग्री है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये आई है ही नहीं, ये आपतन कोण थोड़ी है। आपतन कोण तो नॉर्मल और लाइट के बीच होता है, ये हमें पता ही नहीं है। तो इस केस में अगर कोई सरफेस पे लाइट गिर रही है और उस सरफेस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी या फिर आर की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो ना, बोलो हाँ। कैसे? अगर ये 30 है और ये पूरा का पूरा 90 है, तो आई बराबर कितना होगा भाई? 60 होगा ना, है ना। ये वाला अगर 30 है, इसको छोड़ो, ये अगर 30 है तो ये तो 60 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ है 90। तो इसी आधार पर सवाल पूछ दे कि एक लाइट रेज कहीं किसी सरफेस पे गिर रही है और उसके साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर कितना होगा? अब सोचो, अगर 40 डिग्री का कोण सरफेस के साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ नहीं, सरफेस के साथ, तो पहले तो आई निकालो,
आई कितना होगा 50, और जितना आई होगा उतना ही आर, तो 50 + 50 कितना होगा 100 ही होगा। तो ये पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण ये वाला नहीं है, ये है, बस ये याद रखना है। और एक और बात आपको याद रखना है, ये देख लो आपतन कोण ये आई है, ये आर, ठीक है। एक और बात क्या याद रखनी है, दूसरा नियम क्या कहता है, देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल लाइन जो अभिलंब पे गिरा है, इनका पॉइंट देखो, सबका पॉइंट एक ही है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं होते, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट से आपको, ये वाले लाइन अगर आपको समझना है ना, तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला विजुअल देखो, ये टॉर्च की लाइट है, ठीक है, और ये किसी सरफेस पे पहुंची ऐसे मान लो, ठीक है, पहुंची, तो ये तो इनकमिंग लाइट है ना, और यहां से ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपको इस पेपर पे दिख रहा है, और यहां पे कहीं पे नॉर्मल लाइन होना चाहिए। तो ये जो पेपर है ना, दिस पेपर, ये एक प्लेन है, और आप देख सकते हैं कि ये लाइट रेज, ये लाइट रेज, और ये तीनों एक इसी पेपर पे है ना, इसी प्लेन पे है ना। अगर मैं इस पेपर को, जैसे इसके ऊपर ये इनकमिंग लाइट रेज है, इसके ऊपर ये आउटगोइंग लाइट रेज है, नॉर्मल है, तो सब एक ही पेपर पे है, एक ही प्लेन, ये सरफेस है, प्लेन है। अगर मैं इसको इनकमिंग लाइट रेज को ऐसे रहने देता हूं, और जिसपे आउटगोइंग लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, इस पेपर को मैं ऐसे मोड़ दूं, काट दूं, तो ये प्लेन तो खत्म। तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इधर आएगी क्या, नहीं होगा, ये प्लेन है इनकमिंग लाइट रेज, आउटगोइंग लाइट रेज, नॉर्मल लाइट, सब इसी प्लेन पे है। अगर इस प्लेन को, इस वाले पार्ट को हटा दोगे ना, तो इस पेपर पे लाइट रेज नहीं रहेगी, लाइट रेज का प्लेन यही रहेगा, चाहे कोई दूसरा पेपर रख दो यहाँ पे। इसी को बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही प्लेन में होते, ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है। अगर आप इसको काट के ना पेपर को नीचे कर दोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइट रेज इस पेपर पे नीचे की तरफ चली जाएगी, ये लाइट रेज इसी पोजीशन पे रहेगी, कोई दूसरा पेपर रख दो उस पे आ जाएगी, प्लेन सेम होता है। तो ये दूसरा नियम है ना, सेकेंड लॉ, ये आप सबने पढ़ा होगा बचपन में। इस एक्टिविटी में मैं बता नहीं रहा हूं कि क्या किया गया, मैं बता चुका हूं, अब देख लो, टॉर्च ले लो, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस ले लो, और देखो तीनों लाइट रेज आपको एक पेपर पे दिख रही है, और उस पेपर को नीचे करोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये लाइट रेज नीचे चली जाएगी, वो वहीं रहेगी, हो सकता है वो आपको ना दिखे, लेकिन कोई दूसरा पेपर रख दोगे तो वापस वो दिखने शुरू हो जाएगा। तो वो सरफेस है, वो प्लेन है, वो एक प्लेन है। तो यही है सेकेंड लॉ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे है ना, आवर्तन के नियम, तो एक हो गया, और दूसरा, दोनों आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, ठीक है। पहला है आई बराबर आर, एंगल आर के बराबर। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन, ऑल थ्री लाइंस लाई विद इन द सेम प्लेन। तो ये दूसरा नियम है। अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि दर्पण से टकराने के पश्चात किस दिशा में परिवर्तित होती है, आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित, सब बता चुका हूं, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। एक मैं पॉइंट आपको यहां पे बता दूं, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शी किरण है। आदर्शीकरण है क्या मतलब, अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन, मींस वास्तव में हमें प्रकाश की एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होती है। वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट, मतलब हमें लाइट रेज मिलती है जो बहुत सारी किरणों से मिलकर के बनती है। जैसे टॉर्च की लाइट को मैंने लाइट रे बोला ना, तो वो लाइट रेज है, बीम ऑफ लाइट है। सिंपल तरीके से समझने के लिए उस बीम ऑफ लाइट को देखो, इसमें बहुत सारी लाइट रेज है, इसको हमने एक किरण मान करके चीजों को समझाना शुरू कर दिया। तो सरलता के लिए हम प्रकाश के नैरो बीम ऑफ लाइट को के लिए एक रे शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑल्दो दीज आर द
एग्जाम्पल ऑफ बीम ऑफ लाइट वी कैन से दैट। तो प्रकाश किरण ना होकर के किरणों का समूह है, बट सुविधा के लिए एक आइडियलाइज सिचुएशन में उसे किरण मान के चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी किरणें आ रही है तो सबको रिफ्लेक्शन दिखाना जरूरी थोड़ी है, एक दिखा दो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो नियम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन का नियम इसे कहते हैं, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है और इससे कई जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है जी, ऑलवेज। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल यह है, ये आपसे पूछा भी गया है कि भैया ये अगर दर्पण है, ये नॉर्मल लाइन मान लो, और इधर से कहीं लाइट रेज आ रही है, तब तो चलो ठीक है, ये आई है, ये 30-40 कुछ भी है, तो उससे फिर आर का पता चल जाता है, जितना आई होगा उतना आर होगा। लेकिन अगर आपके सामने ये सिचुएशन रख दिया कि जो नॉर्मल लाइन है उसी पे लाइट गिरा दो, ये देखो नॉर्मल लाइन इस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है ना ऐसे, अब टॉर्च इसी के ऊपर गिर रही है, तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा अगर आप ऐसे लंबवत लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हैं, यहां पे एक खास एंगल से गिरा रहे हो तो यहां आपको ये भी दिख रहा है, रिफ्लेक्शन का पूरा एंगल दिख रहा है, लेकिन यहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना, लाइट गिर रही है तो बाउंस बैक तो हो ही रहा होगा, लेकिन किस तरीके से, तो सीधा केस है कि जब लाइट को किसी सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलरली आप ऐसे गिराते हो ना, तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री से कोण बनाता है, अगर इसी लाइन पे आप एक दूसरी लाइन डालोगे तो आई बराबर 0, है ना। यहां अगर कोई पूछेगा इस सिचुएशन में, एक नॉर्मल लाइन पहले थी यहां पे इमेजिनरी लाइन, और इसी पे मैंने लाइट को गिरा दिया, इंसिडेंस लाइट को, तो एंगल आई तो 0 हो गया ना, सॉरी, और अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0, यानी अगर आपने लाइट को ऐसे गिराया, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का ये कोण बनाती हुई लाइट आ रही है, तो जाएगी भी 0 डिग्री का कोण बना के, यानी कि ऐसे अगर लाइट आएगी तो जाएगी भी परपेंडिकुलरली। सो यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अविलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा, अविलंब के अनुदिश ही बाउंस बैक होगी, अगर आप परपेंडिकुलरली लाइट गिराओगे तो परपेंडिकुलरली उसी रेखा पे लाइट वापस लौटेगी। इसका रीजन ये है कि आई 0 है तो आर भी 0 हो, ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिए। बाकी ये एक्सपेरिमेंट मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं, ये मैं बताने दोबारा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पेपर को काट दो तो वो तल गायब हो जाएगा, दैट डजंट मीन कि लाइट गायब हो जाएगी, उस तल पे चली जाएगी, लाइट वैसी ही रहेगी, तो ये सब पॉइंट मैं बता चुका हूं। दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे तो दर्पण काम करते हैं, और दर्पण में प्लेन मिरर की बात अभी यहाँ पे की जा रही है। दर्पण भांति भांति के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल उत्तल, ये सबको गोलीय दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर एक ऐसा दर्पण है जिसका सरफेस परावर्तक सतह एकदम सीधा सपाट प्लेन है, कांच का टुकड़ा, इसके ऊपर सिल्वर का लेप चढ़ा दिया, अब ये नॉन ट्रांसपेरेंट बन गया, इसके ऊपर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा अच्छे से, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस एकदम सीधा है, समान तल वाला है, तो इसको समतल दर्पण कहते हैं। और बात यह है कि समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है ना जो आप ये देख रहे हो, इसके सामने अगर आप खड़े हो जाओ, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लो, वस्तु मान लो, तो इसके सामने, समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख देना, ऑब्जेक्ट को, तो इसकी जो इमेज बनती है वो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, सेम साइज की बनती है, तो समतल दर्पण से बनने वाली इमेज सेम साइज की होती है, एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हो एक, और वस्तु अगर ऐसे है तो इमेज भी आप देख सकते हो ऐसे ही तो बन रही है, यानी सीधा, इरेक्ट, अपराइट जिसको कहते हैं, सेम साइज, सीधा, इस विजुअल से पता चल रहा है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर ये दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे है ना, तो इमेज भी 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगी, ये भी एक सच्चाई है, सेम डिस्टेंस भी है, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ये 2-3 बातें याद रखनी।
यानी सेम साइज की इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है समतल दर्पण से और सेम डिस्टेंस पे। अगर कोई पूछ दे कि एक वस्तु समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे है, तो उस वस्तु और इमेज के बीच की टोटल दूरी कितनी होगी? तो भैया अगर ये 4 है तो ये भी 4, तो 4 4 8 मीटर की दूरी पे दोनों एक दूसरे के 8 मीटर की दूरी पे होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 4 4 8 हो जाएगी, क्योंकि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। और जो इमेज बनती है ना, अगर आप कायदे से देखोगे ना गौर से, ये देखो, इस विजुअल को आप थोड़ा ठीक से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज ऐसे चल रही है और दर्पण पे ऐसे परपेंडिकुलरली गिर रही है। ऐसे अगर गिर रही है तो 90 डिग्री के पे ही गिर रही है ना, ये इस सरफेस के साथ तो 90 डिग्री। और अभी हमने देखा कि 90 डिग्री पे कोई लाइट गिरेगी तो उसी रास्ते से वापस आएगी। तो अगर ये इनकमिंग लाइट रेज यहाँ पहुंचती है तो सेम रास्ते से वापस लौट के इधर की तरफ चली जाएगी। आप देखो, एक दूसरी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से चल करके ऐसे टेढ़ी होते हुए जाती है ना, तो एक एंगल बनाती है इस पे, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकलती है। तो अगर आप इस वस्तु के संदर्भ में देखेंगे तो दो लाइट रेज, एक तो इधर और एक इधर, ये दोनों कहीं मिलती हुई इस साइड में दिख नहीं रही है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक लाइट रेज इधर जा रही है और एक लाइट रेज ऐसे जा रही है, तो ये कहां मिलेगी पता नहीं चल रहा है। और ये वाला साइड रियल साइड होता है, जहां रियल में लाइट रेज मिले तभी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब इस दर्पण में इधर तो इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि वो लाइट रेज मिलती हुई दिख नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है, बट इमेज तो दिख रही है। ये इमेज जो आपको दिख रही है ना, ये एक इल्यूजन है, एक तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन के कारण दिख रही है। क्योंकि जो आंखें इधर है ना, उसके लिए इस लाइट रेज का स्रोत लगता है कि ये लाइट यहां से कहीं से आ रही है, ठीक है ना। आंखों को लगता है लाइट यहां से कहीं से आ रही है, और दूसरी लाइट रेज के लिए आंखों को लगता है कि लाइट यहां से कहीं से आ रही है। नतीजतन ये दोनों लाइट रेज जो कि है नहीं, यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यकीन मानो यहां पे इमेज बन जाएगी। बट ये जो इमेज बन रही है, ये रियल में लाइट रेज के मिलने से नहीं बन रही है। रियल में बनती तो इधर बनती, ये मिलती हुई प्रतीत होने की वजह से बन रही। इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा, काल्पनिक भी इसको कहते हैं, कि समतल दर्पण से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आभासी बनती है या वर्चुअल, तो क्लियरली आप बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज होती है। यानी कि सेम साइज, वर्चुअल, आभासी, सीधा, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ये 3 4 पॉइंट मेन है जो समतल दर्पण से बनने वाली इमेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसका एक शब्द और है कि ये लैटरल इनवर्स इमेज बनाती है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लैटरल इनवर्स का मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इमेज में राइट साइड में दिखाई देगा। इसीलिए ये पॉइंट याद रखना है कि इससे आभासी यानी वर्चुअल और सीधी इमेज बनती है। डन। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक बात है। प्रतिबिंब यानी इमेज दर्पण से उतनी पीछे बनते जितनी वस्तु को दर्पण से दूरी पे रखा जा रहा है। 5 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी लेफ्ट का राइट बनती है, राइट का लेफ्ट। यानी ये देखो, ये व्यक्ति खड़ा है राइट हैंड लेफ्ट हैंड के रूप में, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट के रूप में दिखाई, ठीक है जी। तो ये इमेज बनने का समतल दर्पण का अपना साइंस है। और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे लगता है वो सब आपको समझ में आ गया है। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया है। पहेली ने उससे उन लक्षणों को याद करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा था? तो इसका जवाब है सीधा। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? यस। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है? यस। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नो। रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल को नहीं। तो अब क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको अभी फिलहाल समझ में आ गया है, ठीक है। समतल दर्पण की कहानियों के संदर्भ में ये बातें आपको समझ में आती है। तो अगर ये क्रियाकलाप को मैं ऐसे समझाऊं ना, देखो, एक ऑब्जेक्ट रखा, वस्तु को रखा यहां, ये समतल दर्पण है,
यहां से कोई लाइट आ रही है, इनकमिंग लाइट दर्पण पे टकराई, रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ जा रही है। एक दूसरी लाइट रेज आई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के इधर, ये दोनों कहीं मिलती हुई इस साइड तो दिख नहीं रही है, बट आंखों को ये दोनों लाइट रेज इन पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। नतीजतन ये लाइट रेज यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यकीन मानो यही पे इमेज बन रही। तो यही तो वर्चुअल इमेज है, आभासी इमेज है। तो ये तो मैं बता चुका हूं, जिसको पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक्टिविटी पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, एक्टिविटी में ये बताया गया। और पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आप याद कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। यू मे रिकॉल दैट द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, the left of the object appears on the right and right appears on the left, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो समतल दर्पण से बनने वाली इमेज की 4-5 खासियत होती है, कमेंट में लिखो क्या खासियत है, कैसी इमेज बनती है समतल दर्पण से, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कमेंट में आप लिखो। मैं उम्मीद करता हूं आराम से आप लिख दोगे। 4-5 पॉइंट बोला है समतल दर्पण के संदर्भ में, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं ना, तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का अपना एक केस होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई चिकनी सतह हो ना, ऐसे स्मूथ, और इसके ऊपर कोई लाइट रेज आ रही है, ऐसे बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज, तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। देख रहे हो, इनकमिंग लाइट ये सब है, और आउटगोइंग लाइट सेम पैटर्न को सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर खुरदरी सतह है, ठीक है ना, तो अगर मान लो ये लाइट रेज ऐसे आ भी रही है, अलग अलग सतह पे आ रही है ना, देखो एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला सतह पे आ रही है, एक धसी हुई सतह पे लाइट आ रही है, मे बी ये इनकमिंग लाइट रेज पैरेलल है, लेकिन इस पॉइंट पे यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और इस पॉइंट पे अगर इमेजिनरी लाइन खींच के नॉर्मल बनाएंगे तो मे बी हो सकता है यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इधर हो, और इस पॉइंट पे मे बी रिफ्लेक्टेड रेज हो सकता है इधर निकले, ठीक है। अलग अलग जैसे खुरदरी सतह है ना, तो इस पॉइंट पे ऐसा पैटर्न हो सकता है, और हो सकता है इस पॉइंट पे ऐसा पैटर्न। तो इसमें ना रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की दिशा छितरा जाती है, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑल्दो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो इस पॉइंट पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, इस पॉइंट पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। कोई भी सरफेस हो, चाहे स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां लागू होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं इसकी तुलना इस सतह से नहीं कर सकता, मैं इसकी तुलना इस सरफेस से नहीं कर सकता, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू हो रहा है, यहां भी लागू हो रहा है, यहां भी लागू हो रहा है। हो सकता है इस जगह पे आपतन कोण की वैल्यू कुछ और हो, तो उस हिसाब से परावर्तन कोण मिलेगा। हो सकता है इस सतह पे आपतन कोण की वैल्यू कुछ और हो, उस हिसाब से परावर्तन कोण मिलेगा। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए ना कि परावर्तन का नियम कहां लागू होता है, सब जगह लागू होता है। इस पे तो बड़ा आसान है ऐसे बोल देना, लेकिन इस पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि ऐसे लाइट रेज गिर रही है और नॉर्मल के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब उसी में अगर मैं ऐसे में, तो ये आपको दिखा दिया, लेकिन अगर नीचे वाले सरफेस पे मैं देखूं कि लाइट रे जो गिर रही है, ये ऐसे एंगल बना के गिर रही है, ये मान लो 70 डिग्री का एंगल, तो अब ये 70 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो, तो इस पॉइंट पे तो भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस, खुरदरी सतह पे इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। वैसे रिफ्लेक्शन हर जगह किसी न किसी रूप में होता रहता है। जब किसी समांतर किरणें किसी समतल सरफेस से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, तो इस परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। व्हाट इज इट एग्जैक्टली मींस? When all the parallel rays reflected from a plane
सरफेस आर नॉट पैरेलल इन रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज। मतलब ऐसी कोई सतह है और सभी इनकमिंग लाइट पैरेलल है, लेकिन आउटगोइंग लाइट ऐसे हो रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट कह रहा है, कॉन्सेप्ट लगाओ आप, एक पॉइंट की बात हो रही है, वहां भी ये लागू होता है, ये एनसीईआरटी में भी सीधे सीधे लिखा हुआ है। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, it is caused by the irregularities in the reflection surface like that of the cardboard। ये अनियमितताओं के कारण होता है। एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन का नियम यहां भी लगता है, ऐसे हो, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक है ना, आप इसकी तुलना इस सतह के साथ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो प्रकाश के विचलन गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है, ये ठीक है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, और ये सब एक ही दिशा में होती है लाइट रेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इनकमिंग लाइट इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी सेम पैटर्न पे होती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, और एक और पॉइंट शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? इसका जवाब है नो। कुछ वस्तुओं को इमिशंस के कारण हम देखते हैं। आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती है, ये बात सही है, लगभग, सब नहीं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए चंद्रमा दिखाई देता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, ये क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे वस्तु और भी हो सकते हैं। The objects which shine in the light of other object is called illuminated object। illuminated, बुक हो, टेबल हो, मून हो, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। There are other objects which give their own light such as sun, fire, flame, candle, electric lamp। कुछ वस्तुओं की अपनी रोशनी होती है, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर सीधे पड़ जाता है। इस प्रकार इन वस्तुओं को हम देखते हैं जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं। स्वयं प्रकाश के कारण जिसको हम देख पाते हैं, किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। उन्हें दीप्त कहते हैं। जिनकी अपनी रोशनी नहीं है उन्हें प्रदीप्त, और जिनकी अपनी रोशनी है उन्हें दीप्त कहते हैं। और दीप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुमिनस। यहां ऑब्जेक्ट के संदर्भ में दो बातों का जिक्र किया जा रहा है वस्तु के संदर्भ में। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी रोशनी हो, और दूसरा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। एक को कहते हैं दीप्त और दूसरे को कहते हैं प्रदीप्त। ये बोलते हैं प्रदीप्त और दीप्त। ये इसको ऐसे लिख दो, दीप्त ऐसे लिखते हैं, दीप्त और प्रदीप्त। ठीक है, बड़ी की मात्रा। ठीक है, लुमिनस, इल्यूमिनेटेड। देख लो, नॉन लुमिनस जिसको हम इल्यूमिनेटेड भी कहते हैं, ये बुक है, टेबल है, इसकी किसी की भी अपनी रोशनी है, पेन है। और लुमिनस में सन है, जुगनू है, टॉर्च है, और भी हो सकते हैं। मून इसी कैटेगरी में आते हैं। तो वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं, इसके दो कंडीशन है, हमने देख लिया इन जनरल। ठीक है, और ये पॉइंट अभी हमने कवर कर लिया है। आगे मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। आप में से अगर कोई भी अभ्यर्थी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, और लगातार इस चैनल को ग्रो करवाओ। अभी कर सकते हो, मेरे से ज्यादा आप पे है। ठीक है, एक सवाल है कि किसी अदीप्त वस्तु को देख कैसे सकते हैं, इसका साइंस क्या है? We can see a non-luminous object, illuminated object when light। अदीप्त वस्तु मतलब जिसकी अपनी रोशनी नहीं है। जैसे बुक को हम कैसे देख सकते हैं, पेन को, टेबल को कैसे देख सकते हैं? जब प्रकाश
उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है? नो, उससे तो उत्सर्जित होती नहीं प्रकाश। ठीक है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। कहीं से लाइट आई और उस वस्तु से, बुक से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंची, तो सही लग रहा है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आईज। उससे पूर्णतः आर पार गमन कर ले, ट्रांसपेरेंट, या उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाए तब तो दिखाई नहीं देगी। तो बी आंसर ये सही है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आई। ठीक है ना, पहला। दूसरा चित्र 16.1 जो ये है ना, ये सब चित्र, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, इसके अनुसार S1, S2, S3 पर लाइट गिर रही है। ये दोनों खुरदरी सतह है और ये स्मूथ है। अब पूछा क्या जा रहा है कि पृष्ठ, जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे वो कौन से पृष्ठ है? S1 ओनली, S1, S2 ओनली, S2, S3, या ऑल द सरफेस? अभी मैंने क्या बोला, एक पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे काउंट करेंगे तो ऑलवेज I बराबर R। अगर मैं इस पॉइंट पे काउंट करूंगा तो यहां पे जितना I होगा उतना ही R, यहां पे जितना I होगा उतना ही R, यहां पे जितना I होगा उतना ही R। ऑल दो हो सकता है कि इस पॉइंट पे I की वैल्यू कुछ और हो, इस पॉइंट पे I की वैल्यू कुछ और हो, इस पॉइंट पे I की वैल्यू कुछ और हो, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस ऐसा हो या ऐसा हो, सब जगह रिफ्लेक्शन लागू होता है। तो ऑल द सरफेस आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है, जैसे ये पी किया हुआ है, ये देख लो, और छिद्र को चित्र के अनुसार 16.3 में दिखलाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया। टॉर्च लगा रहे हैं, ठीक है, लाइट आ रही है। अब इस छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण ए, बी, सी, डी में से किस दर्पण पर पहुंचेगी? इनकमिंग लाइट का सेंस आपको दिया हुआ है। पेंसिल ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल्स ऑन द मिरर। ठीक है, किसी दर्पण पर गिर रही है। अच्छा, ये इस दर्पण पे गिर रही है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूं क्या है। ये लाइट दर्पण पे गिर रही है, अभी तक यही है, ये दर्पण नहीं है, मुझे लगा ये दर्पण है। चलो, ये ABCD कुछ और है, दर्पण ये है, मिरर ये, प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब प्रश्न क्या है ये देखते हैं कि आंख को किस बिंदु पर रखे जिससे कि सुराख को देखा जा सकता है। एट विच पॉइंट शुड द आई बी प्लेस्ड सो दैट होल कैन बी सीन। मतलब ये आंखों के रखने की जगह है। ए पे रखो, बी पे रखो, सी पे रखो, डी पे, कहीं ना कहीं तो रखना होगा ना, ताकि ये देखा जा सके सुराख। तो देखो, इनकमिंग लाइट रेज है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन है, तो यहां आई वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और आप जानते हैं रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि जितना आई उतना ही आर। तो अगर उतना ही आर है, डी पे आप रख नहीं सकते, सी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब ये एंगल बनाते हुए ऐसे निकलेगी। और नॉर्मल सेंस कहता है कि ए पे रखो, क्योंकि बी थोड़ा ज्यादा नजदीक हो जाएगा। एंगल आई और एंगल आर बराबर होना चाहिए, तो उस हिसाब से ए पे रखो, तभी ये लाइट रेस आंख तक पहुंचेगी। ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंख को बिंदु ए पर रखेंगे, सुराख देखा जा सकता है, क्योंकि जितने डिग्री का आई होता है उतने डिग्री का आर होता है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, और बी थोड़ा नजदीक है, तो ये एंगल आई के बराबर नहीं होगा, तो ए ही है, तो इस पे ही आपको पोजीशन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स डन है। अभी इसका दूसरा पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें बाकी की कहानी को और मैं